इस शरीर को चलाते हैं। 5 प्राणों का, 5 कोशों का, तीनों शरीरों का योग के द्वारा पोषण होता। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम हर दिन ऐसे ही करना है 5 मिनट। देखो भस्त्रिका के बाद कपालभाति ऐसे होगा। अलग अलग प्राणायाम की जो प्रक्रियाएं हैं ये अलग अलग तरह से आपको लाभ देती है। भस्त्रिका प्राणायाम में हमने इस शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इंटेक किया हमने, और वह ऑक्सीजन हमारे शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के बॉडी के एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम को एनर्जाइज करता है, हेल्दी बनाता है, उसको शक्ति देता है, उसको पोषण देता है एक एक शरीर की कोशिका को। अभी कपालभाति प्राणायाम ये दूसरी तरह की प्रक्रिया है। हम यदि इसको एक्सरसाइज के तौर पर देखें तो भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों का अच्छा व्यायाम है, और कपालभाति प्राणायाम लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट का, इंटेस्टाइन के साथ साथ पेनक्रियास का, स्टमक, अच्छा व्यायाम होता है कपालभाति प्राणायाम से। इससे गॉल ब्लैडर की कितनी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है, और फेफड़े का भी व्यायाम हो रहा है, हार्ट का भी व्यायाम हो रहा है, थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है। और इसका परिणाम क्या होता है? कोई भी क्रिया जगत में निरर्थक नहीं होती है। जो कुछ हम करते हैं उसका फल हमको मिलता है। हम हाथ यूं ऊपर उठाते हैं और नीचे लेके आते हैं, इसका भी हमको फल मिलता है। ये पूरा जीवन तो हमारे कर्म और कर्म का फल ही तो है। कुछ भी हम सुबह से सांझ तक करते हैं, हम सोते हैं वो भी कर्म है, निद्रा कर्म है, उससे हमको विश्राम मिलता है, हमको शक्ति मिलती है, हमको शांति मिलती है। शांति दो ही चीजों से मिलती है, बहुत गहरी शांति, या तो समाधि से या सुसुप्ति से। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति 3 अवस्थाएं हैं हमारी। यदि समाधि न रखती हो तो सुसुप्ति में जाना, यदि ये दोनों चीजें नहीं होंगी जीवन में तो आप अशांत रहेंगे। यदि गाढ़ निद्रा नहीं आएगी तो आपको शांति और शक्ति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी। निद्रा का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। अब पानी पीते हैं वो भी एक कर्म है, उसका फल है, उससे प्यास बुझ जाती है, और पानी शरीर के लिए एक बहुत आवश्यक तत्व है जीवन का। खाना, उससे भी आपको शक्ति मिलती है। आप खेत में मेहनत करते हैं, व्यापार में मेहनत करते हैं, घर में ऑफिस में मेहनत करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, वो स्कूल में मेहनत करते होते हैं, उसका भी एक फल मिलता है। जो आप कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। ये कपालभाति भी एक आंतरिक कर्म है, एक आध्यात्मिक कर्म है, एक यौगिक कर्म है। इसका क्या फल मिलता है? इससे आपका प्रोस्टेट ठीक रहता है। प्रोस्टेट का नॉर्मल वेट 20 ग्राम होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट का वजन अक्सर बढ़ने लगता है। अभी मैं आपको जांजगीर चांपा शिविर का उदाहरण दे रहा था। वहां डॉक्टर पी अग्रवाल, उनका प्रोस्टेट हो गया 50। उनकी पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। अब प्राणायाम के करने से वापस 21 पर आ गया। प्रोस्टेट बहुत लोगों का बढ़ जाता है उम्र के साथ। कपालभाति करने से प्रोस्टेट एकदम नॉर्मल आ जाता है। एलोपैथी में कोई ऐसी दवा नहीं जो आपके बढ़े हुए प्रोस्टेट को ठीक कर दे।
योग से आपका प्रोस्टेट ठीक हो जाता है। करो सब और बढ़ेगा नहीं तो अच्छा। फिर पीएसए लेवल बढ़ जाता है। पीएसए लेवल बढ़ेगा तो आपको कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर। कपालभाति से प्रोस्टेट कैंसर अच्छा होता है 3 महीने के भीतर भीतर। मैंने 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों का प्रोस्टेट कैंसर कपालभाति से अच्छा किया है और इसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है। प्रोस्टेट कैंसर किससे? कपालभाति से। और मात्र प्रोस्टेट कैंसर ही नहीं, इससे ब्लड कैंसर भी अच्छा हो जाता है। कल ही मैं धर्म प्रकाश का उदाहरण दे रहा था बिलासपुर में, उसको सीएमएल था। दिल्ली और मुंबई के बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स ने कह दिया अब तुम ठीक नहीं हो सकते। लास्ट स्टेज का ब्लड कैंसर का पेशेंट धर्म प्रकाश, उसने सोचा अब तो मरना ही है, तो बोले बाबा कह रहा है कपालभाति कर लो तो चलो इसी को कर लेते हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट्स है हमारे पास धर्म प्रकाश की। उसने कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा किया और अब वो धर्म प्रकाश, ये तो कल की घटना इसलिए बता रहा हूं, वो ब्लड कैंसर का पेशेंट अब 100% एकदम क्योर हो चुका है। डॉक्टर बोलते हैं ये तो चमत्कार हो गया। जब हमें किसी चीज का मैकेनिज्म समझ में नहीं आता, उसका विज्ञान समझ में नहीं आता, तो हम कहते हैं तो चमत्कार हो गया। एक तो विज्ञान है भाई, कोई भी कर ले। जिसको भी प्रोस्टेट कैंसर है, जिसको भी ब्लड कैंसर है, कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटे कीजिए, पूरा ठीक हो जाएगा। अब मेडिकल साइंस में एसएलई की कोई दवाई है ही नहीं। अब रेखा तो आपकी यही की है, भिलाई की है, और खुद एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर। और मैंने प्रथम ही कहा कि उसको भिलाई के लोगों ने भी उनकी सेवाओं के लिए उनको पुरस्कृत किया श्रेष्ठ डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर का डॉक्टर योग है, क्योंकि जब रेखा को एमएस की प्रॉब्लम होगी, अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पूरी दुनिया में कोई दवाई है ही नहीं, ये सत्य है। और उसके लिए जो दवाइयां बनाई गई उनके इतने साइड इफेक्ट हैं, और उससे एक बार उसको दवा भी दिया जाए। ये एसएलई ऐसी और एमएस ऐसी बीमारियां होती है, इसमें आदमी की आंखें चली जाती है, किडनी खराब हो जाती है, कोई भी शरीर का पार्ट बेकार हो जाता है, आदमी पैरालिसिस हो सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, और आदमी की मौत भी हो सकती है। माने इनको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। चलो एमएस हो चाहे एसएलई, ऑटोइम्यून डिजीज का पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज है ही नहीं, और ऑटोइम्यून डिजीज योग से अच्छी हो रही है, ये बड़ी बात है। इसके का क्या पूरा मैकेनिज्म है, इसके ऊपर अभी शोध होना है, यद्यपि और बात कुछ बाकी है। कपालभाति करो, आज आपको मुझे बहुत कुछ सिखाना है। हमारी वैयक्तिक समस्याएं क्या है? हमारी वैयक्तिक समस्याएं हैं, शरीर रोगी हो जाता है, मन में निराशा आ जाती है, संशय भय भ्रम भ्रांति, मन कमजोर पड़ जाता है, हम विचारों से विचलित होने लगते हैं, विकार आने लगते हैं। ये मन की दुर्बलता है। शरीर के शत्रु है रोग, मन के शत्रु विकार। योग हमारे समस्त आंतरिक शत्रुओं का विनाश करने वाला है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मन के विकार। अविद्या स्मृत राग द्वेष अभिनिवेश, 5 क्लेश, इनसे मुक्त हो जाते हैं हम। और प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, इन वृत्तियों से बाहर
स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठा शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प अनुभूत विषयासम प्रमोसा स्मृति अभाव प्रत्यालम्बना निद्रा भी तरह से हम पूरी तरह से परिशुद्ध हो जाते हैं, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, शुभ का उदय होता है हमारे भीतर से। मैं बीमारियों की बात कर रहा था अभी तो, अरे रोग सब अंदर ही तो है, विकार सब अंदर ही है, शुभ भी अंदर है, अशुभ भी अंदर है, धर्म भी अंदर है, अधर्म भी अंदर, भीतर धर्म युद्ध चल रहा है, भीतर देवासुर संग्राम चल रहा है। एक व्यक्ति यदि पाप अधर्म के रास्ते पर चले तो कितना पतित हो सकता है, कितना जाहिल हो सकता है, कितना शैतान हैवान हो सकता है, कितना गिर सकता है, कितना हिंसक, कितना क्रूर हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। और एक व्यक्ति जीवन में कितनी उच्चता पा सकता है, जड़ता से, पशुता से, मूढ़ता से बाहर निकल वो मनुष्यता, देवत्व और अतिमानवत्व, चेतना के उच्चतम शिखर पर कितना ऊंचा आरोहण पा सकता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं। योग का काम है अशुभ से आपको शुभ की ओर लेके जाना। ये ठीक है कि जो रोगी है उसको कपालभाति प्राणायाम के करने से आरोग्य मिलेगा, ये तो सत्य, इसको कोई नकार नहीं सकता, इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहते हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। जो कपालभाति करेगा मोटा पतला हो जाएगा, जो कपालभाति करेगा प्रोस्टेट बड़ा हुआ ठीक हो जाएगा, यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं, ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। अब यूट्रस के अंदर फाइब्रोइड्स हो जाए, ओवरी में सिस्ट हो जाए ज्यादा, तो एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, बस यूट्रस ओवरी को बाहर निकाल सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का तो कोई इलाज ही नहीं है। मैंने एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों माताओं बहनों को यूट्रस में जिनको फाइब्रोइड्स ओवरी में सिस्ट थे उनको ठीक किया। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इसका तो पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। और कपालभाति आधा आधा घंटा करने से चाहे हजारों सिस्ट हो छोटी छोटी, सारी खत्म हो जाती है। यदि मैं एक एक बीमारी की बात करूं तो योग का लाभ, ये तो साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास में है। पहले और बाद की सोनोग्राफी की रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हमारे पास में, यूट्रस की जो मैं बता रहा हूं। फिलिपिन ट्यूब दोनों बंद थी, दोनों की दोनों खुल गई, और जिनको संतान सुख से जो वंचित थे उनको संतान सुख मिल गए। ये एक दो घटना नहीं, आपने मेरे शिविरों के दौरान ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों बार सुना होगा, हजारों माताओं बहनों से, बाबा जी यूट्रस में फाइब्रोइड्स थे, ओवरी में सिस्ट थी, वो ठीक होगी, फिलिपिन ट्यूब बंद थी, वो ठीक होगी। ये इसका लाभ। प्रोस्टेट कैंसर की ही बात नहीं, यूट्रस में ओवरी में कैंसर हो गया, वो ठीक हो गया। लीवर कैंसर, आजकल तो बहुत कैंसर बढ़ रहा है। कैंसर का एक बड़ा कारण शराब और तंबाकू, ये तो था ही, एक बड़ा कारण हो गया अभी प्रदूषण। कैंसर का एक बड़ा कारण हो गया मोटापा। कैंसर का बड़ा कारण है हाई सॉल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, फिर मीट खाने से, फिर इम्यून सिस्टम की सप्रेशन से, अब तो जेनेटिक भी हो रहा है। और धीरे धीरे ये जो बाहर की जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, ये हमारे डीएनए को डिफेक्ट करती हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भी कैंसर होता है। मैंने देखा कुछ लोग न बीड़ी पीते, न सिगरेट पीते, न शराब पीते, न मांस खाते, न ज्यादा नमक खाते, न कॉफी, न वो कभी प्रिजर्व फूड खाते हैं। माने जितने भी कैंसर के कारण गिनाए जाते हैं, कुछ भी नहीं, फिर भी कैंसर हो रहा है, तो पता लगा अरे स्ट्रेस से। देखो, याद रखो, जब आप चिंता में होते हो, जब आप तनाव में होते हो, जब आप गुस्सा करते हो, जब आप नाराज होते हो, जब आप भयाक्रांत होते हो, किसी भी विकार से ग्रसित होते हो, तो उस समय आपके शरीर में इस तरह के विषय निकलते हैं, उनको डिफरेंट केमिकल सोर्स और हार्मोन्स का नाम दिया जाता है। वो पूरी शरीर की जो संवेदनशील कोशिकाएं हैं उनको नष्ट कर देते, और जो संवेदनशील हमारे शरीर के ऑर्गन है उनको नष्ट कर देते। बहुत ज्यादा चिंता से, बहुत ज्यादा तनाव से अब पेनक्रियास के बीटा सेल डिजनरेट हो जाते हैं, किडनी के सेल डिजनरेट हो जाते हैं, लीवर के सेल